हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के। दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये दोनों दर्पण बना लिए हैं। ये सूत्र दोनों दर्पणों के लिए निकलेगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके भरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है, परावर्तक तल धंसा हुआ भाग है। इसी तरह से इसका परावर्तक तल उभरा हुआ भाग है। तो ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। ठीक बीचों बीच का बिंदु ध्रुव P हो गया। किसी गोले से काटकर ये बनाया गया होगा। तो हमने मान लिया कोई गोला है, उसका केंद्र C है, तो इसका मतलब ये हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। CP को मिलाते हुए रेखा खींची, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, इसी तरह के इसका मध्य बिंदु P, वक्रता केंद्र C दाहिने साइड होगा इसका। तो CP को मिलाते हुए रेखा खींची, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये Q बिंदु पर आकर के टकराती है और Q बिंदु पर टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगी। तो ये मुख्य अक्ष से काटती हुई जाएगी। और फोकस दूरी की परिभाषा हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब ये मेरा पॉइंट F है, फोकस है। उत्तल दर्पण में क्या पढ़ा है, उत्तल दर्पण के लिए हमने ये पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है वो फोकस होता है। इसका मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये बिंदु F है। परावर्तन के बाद ये इस दिशा में चली गई, इसी को हमने ठीक आगे बढ़ा दिया, तो ये F पॉइंट पर आया। इसका मतलब ये मेरा F पॉइंट है और ये वक्रता केंद्र C हो गया। अब हमने क्या किया कि हमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब की आवश्यकता है। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है 90 अंश का कोण। तो आपतन बिंदु यहाँ पर Q है। अब ये सीधी रेखा तो है नहीं कि हम सीधा लंब खींच दें। तो ये हमारा है यहाँ पर वृत्तीय हिस्सा, और वृत्त या गोले का हिस्सा कहते हैं। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी वो तो इस पॉइंट पर बहुत छोटी जगह देखेंगे, तो ये एक पॉइंट पर टकराएगा और एक पॉइंट के बाद गोला तो हर जगह से मुड़ता है वृत्त, तो सीधी रेखा होगी नहीं। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की दिशा ये ले जाएगा और स्पर्श रेखा पर जो लंब होगा वही हमारा विलंब होगा। और वृत्त की स्पर्श रेखा पर हम यदि लंब खींचते हैं तो वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। या गोले की बात करें, गोले की स्पर्श रेखा पर जो भी अभिलंब खींचेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे, वो केंद्र से होकर के जाएगी। इसका मतलब ये रेखा हमारे बिंदु C से होकर के जाएगी। ठीक है। अब ये आपतित किरण टकराने के बाद यहाँ से गई, तो ये आपकी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये इतना, ये हमारा हो गया आपतन कोण I। और परावर्तित किरण, ये परावर्तन के बाद टकराने के बाद इधर गई, तो परावर्तित किरण और अवलंब के बीच का कोण ये हुआ परावर्तन कोण R। परावर्तन के नियम में मुझे पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I और R दोनों बराबर होते हैं, जो दूसरा नियम में पढ़ा है हमने। तो चाहे I लिखा जाए चाहे R, ये दोनों ही एंगल हमारे बराबर हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे एक दूसरे नियम की। हम लोगों ने पढ़ा है एकांतर कोण। हाँ, एक बात और समझने की है कि अवतल दर्पण में कोई जब मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है तो टकराने के बाद उसके मुख्य अक्ष पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस है। तो ये इधर ही क्यों आती है, जैसे इसकी ऊपर चली जाती है इसकी नीचे क्यों आती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवलंब नीचे है, सेंटर से होकर के आएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब जो कोण बनेगा उतना ही I बनेगा, उतना ही R बनेगा। तो R दूसरी दिशा में बनेगा, इधर ही बनेगा। इसमें यदि हम देखेंगे तो चलो अभी इसकी बाद में बात करेंगे। तो इसमें इसलिए ये नीचे चली जाती है, ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि I को R के बराबर रहना है। ठीक है, ऊपर किसी भी दिशा में जाएगा तो R बड़ा ही होता चला जाएगा, और R बराबर नहीं हो सकता। चलिए अब हम इस रेखा की बात करते हैं। कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, कोई दो समांतर रेखाएं हैं, यदि उन्हें कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है, तिरछी कहीं भी किसी भी दिशा में हो सकती है, आड़ी टेढ़ी, लेकिन हो नहीं चाहिए, रेखा सीधी होनी चाहिए, तिरछी कहीं भी हो। तो इस तरह से भी समांतर रेखाओं को काटती है, तो इस तरह से जो एकांतर क्रम में कोण बनते हैं, जैसे नीचे वाली रेखा के हम दाहिने साइड ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो ऊपर वाली रेखा के बाएं साइड नीचे, दाहिने साइड ऊपर तो बाएं साइड का नीचे, तो ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और आपने पढ़ा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। वही यहाँ पर हम देखेंगे एकांतर कोण दो बन रहे हैं, ये रेखा और ये दोनों रेखा समांतर रेखा हैं।
ये बीच में रेखा आई हुई है जो विलंब है, ठीक है। तो एक रेखा काट गई, तो यही जो जेड वाली आकृति, ये जो लिख रहे थे ये कोण और ये कोण, तो यही हमारी जेड वाली आकृति बन रही है, ठीक। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये आई है तो ये नीचे वाला ये कोण भी आई हो गया। अब आपको समझना है कि आई और आर बराबर है, तो ये आई आर बराबर परावर्तन के नियम से है। और ये कोण आई है, ये आर है, इसका मतलब ये आई है, ये भी आई कह सकते हैं, आई और बराबर ही है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये जो त्रिभुज मुझे दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है जो सी क्यू एफ, सी क्यू एफ, इसमें दो कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण। और जो किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों कोणों के, इस कोण के सामने की भुजा ये एफ क्यू, एफ क्यू, और इस कोण के सामने की भुजा ये सी एफ, कोण के जस्ट सामने ये सी एफ। इसका मतलब सी एफ और एफ क्यू बराबर है। ये हो गया हमारा। अगली बात, अब हम यदि इसको देखते हैं, इस रेखा को सी पी को, तो रेखा हमारी जो सी पी है ये, इसको हम लिख सकते हैं सी से लेकर के एफ तक प्लस एफ से लेकर के पी तक। मान लो ये 4 मीटर है, इधर 6 मीटर है, तो ये टोटल 10 मीटर तो होगी। कैसे? 6 और 4 जोड़ेंगे, तो ये हम जोड़े दे रहे हैं इसको प्लस इसको, तो हम सी पी को लिख रहे हैं सी एफ प्लस एफ पी, तो इसको हमने लिख दिया सी एफ प्लस एफ पी। चलिए अगली बात, अब ये शर्त याद रखना, ये शर्त है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, इसका मतलब दर्पण बड़ा ही बड़ा हो, हालांकि दर्पण भी छोटा ही हो जाएगा, तो बहुत बड़े गोले का होगा तो भले ही बड़े हो पाए, तो दर्पण का यदि द्वारक बहुत छोटा हो, ये पूरा ही द्वारक बहुत छोटा है तब, और किसकी तुलना में छोटा हो, वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा होना चाहिए। वैसे तो छोटा हो लेकिन बहुत छोटा ही गोला हो, वक्रता त्रिज्या की तुलना में दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब किसी बड़े गोले से छोटा हिस्सा काटकर बनाया गया है दर्पण ऐसा, तो ढलान बहुत कम होगा। तो उस दशा में आप देखेंगे कि ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जब ये बहुत छोटा है इसके एवरेज में, तो ये पी और क्यू बिल्कुल पास पास होंगे, दर्पण बहुत छोटा होगा। तो इसमें जब हमने द्वारक पूरे ही छोटा मान रखा है, ये तो आधे हिस्से की बात है, और उसमें भी ये रेखाएं और पास पास, तो P और Q ये पॉइंट दोनों ही बहुत पास पास होंगे। तो जब पास पास होंगे तो इसका मतलब F से P तक की बात करें, चाहे F से Q तक की है, जब पास ही पास है, जस्ट पास, तो क्षेत्र में बड़ा बड़ा है, जस्ट पास का मतलब बिल्कुल यहाँ, तो F से P तक का और F से Q तक का ये दूरियां दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब FP FQ के बराबर है। तो ये जो हमारा एफ क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। तो हम एफ क्यू की जगह पर एफ पी भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो एफ क्यू लिखा है, एफ क्यू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ पी। तो इसका मतलब ये एफ पी के बराबर भी बात है। अब इसमें हम देख रहे हैं ये जो हमारा सी एफ लिखा है, वो सी एफ एफ क्यू के बराबर हुआ और एफ क्यू एफ पी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब सी एफ एफ पी के बराबर है, तो सी एफ की जगह पर हम एफ पी लिख सकते हैं। तो ये एफ पी प्लस एफ पी हो गया, और ये हमारा सी पी के बराबर। अब एफ पी और एफ पी इन दोनों देखते हैं। एफ पी क्या है, पी से एफ तक की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो इसका मतलब ये हमारी फोकस दूरी है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये परिभाषाओं में हमने पढ़ा है। तो सी से पी तक की दूरी है वक्रता त्रिज्या, तो सी पी जगह वक्रता त्रिज्या हम लिखेंगे आर इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी। एफ पी ये फोकस दूरी हो गई, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, अलग उल्टा कहना चाहिए, ध्रुव से फोकस की दूरी। तो यहाँ से पीछे ये हो गई फोकस दूरी, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ फोकस दूरी पकड़ करते हैं, प्लस ये भी एफ पी है, ये भी स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ 2f, तो 2f इक्वल टू कितना हो गया आर। तो यहाँ से यदि हम f निकाले हैं तो 2 का गुणा है इधर जाकर के, वहाँ हो जाएगा r/2। इसका मतलब हो गया कि अवतल दर्पण के टर्म में आया है कि इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, r/2। ये सूत्र हमने आपको सीधा लिखाया है, f बराबर r/2।
और इसका डेरिवेशन तो जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें थोड़ा समझा दिया है। लेकिन आपको ये कई थ्योरम भी आई हैं, आगे भी काम आएंगी, आगे क्लासों में पढ़ोगे तब भी काम आएगा। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये सूत्र आया कहाँ से, और इसमें जो शर्त है ये याद रखनी चाहिए कि इसमें ये शर्त तब, ये फार्मूला तभी सही है जब दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा हो। नहीं तो हम एफ पी को एफ क्यू के बराबर नहीं ले सकते हैं, फिर उस दशा में एफ क्यू बड़ा होगा और एफ क्यू छोटा हो जाएगा। तो ये छोटे द्वारक वाले हमारे दर्पणों के लिए सत्य है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखते हैं अवतल दर्पण की बात, सॉरी उत्तल दर्पण की बात करेंगे अगर हम, तो उत्तल दर्पण में देखिए ये कोई, ये ध्रुव पी एफ सी, ये तो समझ में आता है। तो अब हमने मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की लड़ाई, यहाँ से आने के बाद ये क्या करेगी, टकराने के बाद उसी माध्यम वापस जाएगी, क्योंकि आगे पॉलिश है उधर तो जा नहीं सकती, तो इसी माध्यम वापस आएगी। आई और आर कोण बराबर बनने वाले हैं, तो आई कहाँ है, ये जो हमने अवलंब, अवलंब कहाँ है, ये सी से इस पॉइंट को मिलाया है, वही दर्पण इसमें जो हमने बताया था वक्रता के दर्पण के, सॉरी गोले के केंद्र से होकर आने वाली रेखा किसी भी बिंदु पर, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो इसका मतलब ये ही हमारा अविलंब है, जो सी क्यू और ये इधर हम डॉटेड लाइन आगे खींच करके लाए हैं ये वाला। तो ये हमारा अवलंब हो गया। अवलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई, ये परावर्तित किरण है, तो अब परावर्तन कोण कहाँ पर होगा, इस परावर्तित किरण और इस अवलंब इसके बीच में, ये वाला ये होगा आर। तो ये आई और आर ये भी बराबर होंगे, परावर्तन का नियम तो यही कहता है, तो आई और आर बराबर होंगे। आगे की बात करते हैं, ये डॉटेड लाइन हमारी यहाँ तक गई है सी तक, ठीक है, और ये रेखा परावर्तन के बाद इधर गई है, क्योंकि ये इसे काटेगी नहीं, तो हमने माना ये पीछे कहीं से काटती हुई आ रही है, इसी सीध में ये आगे रेखा बढ़ा सकती है, बढ़ाई है हमने। तो ये रेखा इस तरह से सीधी है और ये रेखा इस तरह से सीधी है। तो कोई भी दो तिर्यक रेखाएं हों यदि इस तरह से काटती हैं, तो इनमें जो आमने सामने के कोण हैं, जो शीर्षाभिमुख हैं, तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये रेखा इधर सीधी चली गई इधर, तो इसका बीच का कोण ये आर है, तो ये भी आर ही होगा, चाहे आई कह दो, क्योंकि आई आर भी बराबर है, तो ये कोण हमारा आर हो गया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, कोई दो समांतर रेखाओं पे यदि कोई दृश्य रेखा काटती है, जैसे ये है, तो इसमें ये जो हमने जेड वाली आकृति बता दी, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। कौन से संगत कोण, जैसे ये है समांतर रेखा है, अब देखिए इसमें तिर्यक रेखा जी काट देगी कोई, तो समान संगत कोण कौन से हैं, जैसे इस रेखा के दाहिने साइड ऊपर का, तो यहाँ भी दाहिने साइड ऊपर का संगत कोण हो गया, बाएं साइड ऊपर का, तो बाएं साइड ऊपर ये इसके बराबर होगा, दाहिने साइड नीचे का है, नीचे वाला, तो ये नीचे वाले के बराबर होगा, नीचे बाएं साइड तो नीचे बाएं साइड ये बराबर होगा, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। तो इसमें यदि हम देखेंगे ये दोनों हमारी समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा जा रही है, काट रही है, तो इस तिर्यक रेखा ऊपर और बाएं साइड, ठीक है, इस रेखा के ऊपर और बाएं साइड ये आई, तो ये आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखिए आई और बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण ही बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर, इसका मतलब इसकी भी दो भुजाएं बराबर होंगी, कौन सी, इन्हीं कोणों के ठीक सामने वाले, तो ठीक सामने कौन सा हो गया, इस आई वाले के सामने क्या हुआ, क्यू एफ, और इस आई इसके सामने क्या हो गया, ये क्यू एफ हो गया, और इसके सामने हो गया सी एफ सी, तो ये भी दोनों बराबर हो गए जैसे इसमें हुई थी, ये रेखा इस रेखा के बराबर। अब अगली बात, वही दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इस एफ क्यू को एफ पी लिख सकते हैं, एफ क्यू को एफ पी लिख सकते हैं, तो ये एफ पी बराबर एफ सी। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से इस रेखा की बात करें तो पी से लेकर के सी तक की है, पी सी किसके बराबर है, दो टुकड़ों में लिखना, यहाँ से यहाँ तक प्लस इतना, दोनों यदि जोड़ दे तो टोटल मिल जाएगी, तो पी एफ या एफ पी एक ही बात है, प्लस एफ से सी की एफ सी।
और ये एफ पी एफ सी के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी प्लस एफ सी इक्वल टू पी सी। पी से सी तक की क्या है, ये वक्रता केंद्र है, केंद्र से ये दूरी हमारी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या आर, ध्रुव तक की, तो इसकी जगह पर हम आर लिख देंगे। एफ सी, ये एफ सी हमने उल्टा लिख दिया, एफ सी की जगह पर हम, एफ सी कहाँ चला गया, एफ सी, और इसमें एफ सी ये एफ क्यू के बराबर, एफ सी की जगह पर एफ क्यू लिख सकते हैं, और एफ क्यू को हमने क्या लिखा है, एफ पी, एफ पी की जगह से हम एफ पी लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ जहाँ एफ सी लिखा है वहाँ एफ पी लिख दें, तो ये एफ पी प्लस एफ पी, तो स्मॉल आर बराबर एफ पी, एफ से लेकर के पी तक की दूरी ये क्या है, ये तो फोकस दूरी है, मुख्य फोकस तक की, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी स्मॉल है, यानी कि स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, तो ये हो गया 2f इक्वल टू आर, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, 2 का गुणा बटे में 2, आर बटे 2, f बराबर आर बटे 2 इसमें भी आया है, और f बराबर आर बटे 2 इसमें भी आया है। इसका मतलब है चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही के लिए एक ही सूत्र निकल कर गया है, आर बटे 2 आर बटे 2। ठीक है, उत्तल या अवतल दोनों के लिए ही सूत्र आया है आर बटे 2। इसका मतलब है किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यदि हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, एक ही बात है। तो ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना है, हमने बता दिया कि ये कहाँ से आया है।